नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के पास पिछले 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के प्रति एक बार फिर समर्थन बढ़ने लगा है और नए नए लोग इससे जुड़ने लगे हैं। पंजाब के अलग अलग इलाकों से तकरीबन 40,000 महिलाएं इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आ रही हैं। वे ट्रैक्टरों, बसों और मिनी बसों में बैठकर अपने अपने गांव से कूच कर चुकी हैं या करने वाली हैं। सोमवार तक यानी आज बड़ी तादाद में उनके दिल्ली पहुंचकर मोर्चा संभालने की संभावना है। भारतीय किसान यूनियन धकौंदा की महिला सेल की बलवीर कौर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बच्चों की परीक्षाओं के कारण कई महिलाएं व्यस्त हैं। उनमें से कई 9 मार्च को लौट जाएंगी, लेकिन बड़ी तादाद में दूसरी महिलाएं डटी रहेंगी। किसान संगठनों ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र के बीजेपी, जेजेपी विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायकों को घेरें और उन पर दबाव बनाएं कि वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें। जनता से अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि लोग अपने विधायकों को ये भी बताएं कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन नहीं करते हैं तो जनता उनको सबक सिखाएगी। बता दें 10 मार्च को कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसी को लेकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राज्य सरकार के विरोध में वोट दें। जनता से सार्वजनिक अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हरियाणा की सरकार केंद्र के साथ मिलकर किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाएं। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को विशेष रूप से संपर्क किया जाएगा और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की रोजी रोटी दांव पर है और अगर वो इस महत्वपूर्ण समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो विधायक किसानों के साथ नहीं हैं उनको जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। बता दें 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 40 सीटें बीजेपी की हैं, 10 सीटें जेजेपी के पास हैं। इसके अलावा 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। पश्चिम बंगाल में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अपार भीड़ जुटी। ये दिखाने के लिए बीजेपी पार्टी ने सीपीआईएम की सालों पुरानी तस्वीर को साझा किया। जो फोटो साझा किया है उसमें भारी भीड़ है। हालांकि साथ में फोटो में वामपंथी दलों के झंडे भी देखे जा सकते हैं। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने दावा किया है कि बीजेपी ने पीएम मोदी की रैली में भीड़ दिखाने के लिए कई ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जो दूसरी पार्टियों की रैलियों की थीं। कुछ तो 2 साल पहले की भी तस्वीरें थीं। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हुआ है। इस दौरान राज्यसभा की कार्यवाही के शुरू होते ही विपक्षी दलों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा किया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा लोकसभा में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया। बता दें देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कई जगह तो पेट्रोल की कीमतें सैकड़ा को पार कर चुकी हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि उनको आप मतलबी कहें या कुछ और, लेकिन वो बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की मदद करना चाहते हैं और अभी सिर्फ एक ही पार्टी गरीबों की मदद कर रही है। मिथुन ने कहा कि उनके जीवन का सपना रहा है कि गरीबों की सेवा करना। चक्रवर्ती ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में काफी कामयाबी पाई है और वो इस बार जीत दर्ज करेगी। बता दें मिथुन इससे पहले वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े रहे, फिर टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी बने और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के बड़े अधिकारी का कहना है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का केस मनसुख की पत्नी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को ही मनसुख हिरेन की मौत की जांच एटीएस को सौंपने का ऐलान किया था। माना जाता है कि इस मामले को एटीएस को इसलिए जांच सौंपी गई है क्योंकि इस मामले के पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई गई है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में 18,599 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 97 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें देश के अभी 6 राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और ये राज्य ही कल आए मामलों में 84% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। वहीं देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,29,000 से अधिक हो गए हैं, जबकि अब तक कुल 1,57,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, एकजुट मार्क्सवादी लेनिनवादी और पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के विलय को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने दोनों पार्टियों से विलय से पहले स्थिति अपनाने को कहा है। बता दें, साल 2017 के आम चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद 2018 में दोनों पार्टियों ने विलय कर लिया था और पार्टी का नया नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रखा था। इसी नाम को लेकर ऋषि राम कात्याल ने एक याचिका दायर की थी और कहा था कि इस नाम से उन्होंने अपनी पार्टी पहले ही रजिस्टर करा रखी है, उनके नाम की नकल की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि इस फैसले का केपी शर्मा ओली की पार्टी ने स्वागत किया है। इस वक्त ओली की पार्टी के पास अब 121 सांसद हैं और प्रचंड के नेतृत्व वाली पार्टी के पास 53। तो अभी ओली की पार्टी सबसे बड़ा दल है। रविवार को इक्वेटोरियल गिनी के बाटा शहर में सीरियल ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई और 420 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये धमाके बाटा के एक सैन्य बैरक के पास हुए। बताया जा रहा है इन धमाकों की वजह बैरक में रखे डायनामाइट के भंडारण में हुई लापरवाही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।